नमस्कार साथियों, पीसी प्रजापति हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। रोजाना की एक टॉपिक की श्रृंखला में आज अपन शुरू करने जा रहे हैं सृजनशीलता। आप सभी को विदित है कि यहाँ से आपके बीएसटी में कम से कम 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, प्रश्न कठिन नहीं होते, लेकिन क्या है कि यह टॉपिक साइकोलॉजी का है, तो वहाँ से क्या कि भाषा शैली थोड़ी कठिन हो जाती है। इन शब्दों के बारे में थोड़ी अगर अपन जानकारी प्राप्त कर ले तो प्रश्न को बिल्कुल देखते ही अपन सही कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है, हमारा उद्देश्य ये शिक्षण गुरुजी में जो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर उन प्रश्नों के अगर वास्तविक अर्थ देख लिए जाए तो सारे के सारे प्रश्न हमारे सही हो जाएंगे। क्योंकि ये शब्द, ये जो सब्जेक्ट है, ये सीधा अपन इसको साइकोलॉजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। तो है क्या कि इसमें जो शब्द है ये साइकोलॉजी के है, तो उनका थोड़ा थोड़ा हमें अर्थ आना जरूरी है। कुछ भी नहीं, हम इन शब्दों का थोड़ा अर्थ जानेंगे और हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। उससे पहले एक शायरी सुनाता हूँ आपको, मोटिवेशनल शायरी है। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ जाएगा, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि मीर कहाँ तक जाएगा। अरे बांधो धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं सृजनशीलता की। इस शब्द के बारे में देखें तो ये जो अंग्रेजी भाषा है उसके क्रिएटिविटी शब्द से लिया गया है, और जिसका जो निर्माण है लैटिन भाषा के केरी शब्द से हुआ। क्रिएटिविटी शब्द का निर्माण किससे हुआ है? लैटिन भाषा के केरी शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नई वस्तु का अस्तित्व में आना। नई वस्तु का अस्तित्व में आना क्या कहलाता है? सृजनशीलता कहलाता है। ठीक, उसके बाद अपन चर्चा करें जनक की। तो ये जनक 1967 से पहले, कहने का मतलब ये सृजनशीलता जो शब्द है ये बुद्धि में शामिल था। किसमें शामिल था? बुद्धि टॉपिक में शामिल था। और 1967 में बुद्धि से अलग करने का कार्य किया था गेटजल और जैक्सन ने, और तब से लेकर आज तक इनको सृजनशीलता का क्या माना गया है? जनक माना गया। याद रखना साथियों, अब तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर अपन चर्चा कर रहे हैं सृजनशीलता की तो जानना आवश्यक है कि सृजनशीलता का जनक कौन है। याद रखना, गेटजल व जैक्सन सृजनशीलता के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। ठीक, और यह प्रश्न पूछा गया था एक बार है कि सृजनशीलता का उपनाम क्या है। तो बिल्कुल अगर चर्चा छड़ी है किसकी? छिड़ी चुकी है, तो अपन इसकी उपनाम जो है यदि जानकारी होनी चाहिए, विधेय का कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? विधेय का। ठीक, इससे संबंधित मनोवैज्ञानिकों ने 3 पद दिए हैं। सृजनशीलता से संबंधित कितने पद दिए हैं? 3 पद दिए हैं। वापस बता रहा हूँ, ये तीनों पद आपके सीधे कनेक्टेड नहीं है सीखने की रुचि में, लेकिन अगर सृजनशीलता पढ़ रहे हैं तो ये 3 चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। समझना बात को। बुद्धि पूरा टॉपिक आपके कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्धि में बहुत सारी चीजें हैं जो कहाँ से संबंधित है? सृजनशीलता से। क्योंकि सृजनशील बच्चों में कैसी बुद्धि लब्धि होनी चाहिए? उच्च बुद्धि लब्धि होनी चाहिए। उनमें चिंतन कौन सा पाया जाएगा? यहाँ से आपके प्रश्न पूछा जा चुका है, अब सारी चिंतन पाया जाएगा। ठीक है, जो कि बुद्धि से संबंधित है। और उनकी अंतर्दृष्टि कैसी होगी? आश्चर्यजनक होगी, दूसरों को चौंका देने वाली अंतर्दृष्टि पाई जाती है। और कैसी कल्पनाएं करेंगे कक्षा में? प्रतीत होने वाली। हमेशा याद रखना, सृजनशील बच्चे में ऐसी कल्पनाएं पाई जाएगी जो हमें कैसी लगेगी? असंभव प्रतीत होने वाली लगेगी। कहने का मतलब यह है कि शर्तें अगर अपन बात करें, शर्तें, ये शर्तें हैं कि लोग आपका कार्य का क्या करेंगे? विरोध। लोग आपके कार्य की क्या उड़ाएंगे? हंसी उड़ाएंगे। और क्यों उड़ाएंगे? क्योंकि आपका कार्य कैसा है? अलग है, और सभी लोगों से कैसा है? हटकर। इसीलिए तो कहा गया है कि सृजनशील बच्चे होते कैसी कल्पनाएं करते हैं? असंभव प्रतीत होने वाली कल्पनाएं करते हैं। चलो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे पहली बार किसी ने सोचा होगा कि मैं मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगा। किसकी सब्जी बनाऊंगा? मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगा। सोचो, मटर क्या है? मटर तो क्या है? सब्जी है। पनीर क्या है? अरे पंचगव्य में शामिल होने वाली चीजें हैं। इससे दूध के बिगड़ जाने से पनीर बनता है। पहली बार जिसने सोचा होगा अपने दिमाग में, किसी को तो बताया होगा, मानो कि उसकी पत्नी को उसने बोला होगा कि कल मैं मेरे ढाबे में किसकी सब्जी बनाऊंगा? मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगा। पत्नी ने रोका होगा, जी रेबा दो, जी रेबा दो। है का काटा कुटो कर बमन लग गया था का
बताओ, बोला होगा या नहीं बोला होगा? बोला बोला होगा। होगा, क्योंकि सबसे पहले जो उसके मन में कल्पना आई वो कैसी है? असंभव प्रतीत होने वाली है। क्या ऐसी भी सब्जी बन सकती है मटर और पनीर की? बताओ, आज कौन पसंद नहीं करता? करता है। सभी कार्य ऐसे ही हैं जो सृजनशीलता से संबंधित है। कहने का मतलब ये कि लोगों ने सबसे पहले उसका क्या किया होगा? क्या उड़ाई होगी? उपहास, हंसी उड़ाई होगी, क्योंकि आपका कार्य कैसा था? सभी से अलग था और हटकर था। याद रख लेना, जहाँ पर ये तीन चीजें जुड़ जाए वो बालक क्या कहलाएगा? सृजनशील बालक कहलाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी शर्तें आवश्यक है। चलो चर्चा करते हैं व्यक्तित्व की, कि व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए सृजनशील बालक का? कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए? बहिर्मुखी। ठीक है, अपन साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि व्यक्तित्व 3 प्रकार के माने गए। कितने प्रकार के माने गए हैं? इस समाज में 3 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक तो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, एक बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं, और एक और मनोवैज्ञानिक था जिसने बीच वाला पद दिया था, जिसको कहा जाता है उभयमुखी व्यक्तित्व। कौन सा व्यक्तित्व है? उभयमुखी व्यक्तित्व कहा जाता है। कौन सा व्यक्तित्व कहा जाता है? उभयमुखी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अपन इसमें चर्चा करेंगे कि व्यक्तित्व कैसा होता है सृजनशील बालकों का। कैसा व्यक्तित्व होता है? बहिर्मुखी, आशावादी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। ठीक है, चलो जी पिता की बोल देना कि क्लास ले गए। हाँ, और व्यक्तित्व कैसा होता है उनका? आशावादी होता है। ठीक, हंसमुख स्वभाव के होते हैं। कैसे स्वभाव के होते हैं? बिल्कुल उनके चेहरे पर हमेशा क्या होगी? हंसी होगी। ठीक, क्योंकि याद रखना, जो व्यक्ति आशावादी होते हैं उनके साथ में क्या जुड़ा हुआ होता है? हंसी जुड़ी हुई होती है। ठीक, और निराशावादी होते हैं, उनके अंदर क्या नहीं होती? हंसी नहीं होती। सब कुछ होने के बावजूद भी जो मुंह लटकाए रहते हैं, याद रखना जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, और अभाव में जो जिंदगी जीते हैं और फिर भी चेहरे पर क्या होती है? हंसी होती है। वास्तविक जीना तो उसी को कहते हैं। ठीक, हाँ, अरे दुख किसके जीवन में नहीं होते हैं? परेशानियां सभी के जीवन में है। सबके जीवन में परेशानियां सभी के जीवन में। इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्कुराना छोड़ दें। मुस्कुराने के बाद भी अगर अपन जिंदगी जी रहे हैं, वजह उसी में। हाँ, विश्वासी होते हैं। कैसे होते हैं? विश्वासी होते हैं। और कार्य कैसा करेंगे? ऐसा कार्य करेंगे जो लोगों के लिए काम का हो। ठीक, आगे चलते हैं। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा ये सारा पूरा का पूरा टॉपिक हमारे काम का नहीं है, लेकिन इसमें कौन कौन सी अभिप्रेरणा हमारी काम की है? आंतरिक अभिप्रेरणा। याद रखना मित्रों, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की अभिप्रेरणा पाई जाती है। एक तो आंतरिक होती है और एक बाह्य होती है। सृजनशील बालकों में कौन सी पाई जाएगी? आंतरिक अभिप्रेरणा। कहने का मतलब यह है कि जो भी कार्य करेंगे खुद के आधार पर करेंगे, दूसरों के दबाव में आकर नहीं करेंगे। ठीक, हाँ, इनके अंदर उत्सुकता होगी। क्या होगी? उत्सुकता। इसका अर्थ होता है जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होना। है, इंतजार नहीं कर सकते किसी भी चीज का, है ना, उसको क्या कहा जाएगा? उत्सुकता। जागरूकता होगी। क्या होगी? जागरूकता। प्रत्येक चीज को, है ना, आगे से आगे जानने की इच्छा होती है। क्रियाशील होंगे, हमेशा कुछ न कुछ कार्य करते रहेंगे। ठीक, और सबसे बड़ा गुण है इनके अंदर के खतरा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे को ये बताओ कि जो भी आप नया कार्य करोगे, क्या उसमें खतरा नहीं होगा? क्या उसमें खतरा नहीं होगा? होगा। अरे कहने का मतलब ये कि काम तो फटाके की फैक्ट्री में काम करने वाले वो भी करते नहीं करते? सबसे पहले जिसने सोचा होगा कि मैं क्या बनाऊंगा? पटाखे बनाऊंगा। क्या बताओ, उसकी फैक्ट्री में खतरा नहीं है? सोचो आग का कितना ध्यान रखना पड़ता होगा उनको। है, सृजनशील वही है जो कि हमेशा क्या उठाने के लिए तैयार रहे? खतरा उठाने के लिए तैयार रहे। अब दूसरी बात करते हैं अपन, विशेषताएं बोल सकते हैं, गुण बोल सकते हैं, या फिर शर्तें बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, याद रखना तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। और यहाँ से आपके हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से सृजनशीलता का गुण है, नहीं है, सृजनशीलता की शर्त है, नहीं है, विशेषता है या नहीं है। ठीक, सबसे पहली विशेषता है मौलिकता। कौन सी विशेषता है? मौलिकता। मौलिकता का मतलब है कि कुछ नया होना चाहिए और खुद के हाथ से किया हुआ होना चाहिए। मौलिकता का मतलब नवीन कार्य होता है। मौलिकता का मतलब क्या होता है? नवीन कार्य, और वो भी खुद के हाथ से किया हुआ। ठीक, आगे चर्चा करते हैं अपन संयोगों का पुनर्गठन। कहने का मतलब छोटी छोटी वस्तु से बड़ी वस्तु का निर्माण करना। ठीक, प्रतिभा में वृद्धि। जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो रुकना नहीं चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, कार्य में आगे बढ़ता रहना चाहिए। ठीक, हाँ, वो कार्य उपयोगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्य उपयोगी। इसी कार्य उपयोगी को अपन बोल सकते हैं जन उपयोगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जन उपयोगी। नई वस्तु का निर्माण करना सृजनशीलता नहीं कहलाता, उसके अंदर ये शर्तें मायने रखती है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य ऐसा होना चाहिए लोगों के काम में आए। अरे जैसे मटर पनीर की सब्जी बनाई किसने? क्या बनाई? मटर पनीर की सब्जी बनाई। ठीक है, तो उसके पास में जो ढाबा चलता है उसने कहा कि तू ही थोड़ी ना सृजनशील बन सकता है, मैं भी सृजनशील बन सकता हूँ। उसने ऐसी सब्जी बनाई जो बिल्कुल नहीं है,
और खुद के हाथ से बनी हुई है, छोटी छोटी वस्तुओं के निर्माण से उसने बनाई है, और कितने दिन तक चलती है वो, नई वस्तु है। अगर लोगों के लिए काम की अगर मान लो नहीं है, उसको दो लोग भी खाना पसंद नहीं कर रहे, तो बताओ उसमें निरंतरता होगी क्या? कहने का मतलब यह है कि वस्तु ऐसी हो जो निरंतर चले, लोग उसकी क्या करें, मांग करे कि मेरे को और चाहिए, मेरे को और चाहिए। अरे मार्केट में वही वस्तु ज्यादा चलती है जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, समझ रहे हो बात को। और मार्केट में डिमांड है, इसका मतलब वो कंपनी वाले क्या है, सृजनशील है। याद रखना, निरंतरता होना जरूरी है, प्रतिभा में वृद्धि होनी चाहिए, और कार्य उपयोगी जन उपयोगी भी होने चाहिए। जो आप सब्जी बना रहे हो, क्या लोग उसको खाना पसंद नहीं कर रहे, क्या मटर पनीर को भी कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप सृजनशील है। कोई कहते कि मुझे नरमोड़े को चार बनाओ, कई बनाऊं, नरमोड़े को चार बनाऊं और मुंह भी कहीं बन जाऊं, सृजनशील बन जाऊं, तो बताओ सृजनशील हो सकता है क्या वो? अरे वो बना तो लेगा, लेकिन बताओ प्रतिभा में वृद्धि हो सकती है क्या? डब्बा का डब्बा बकबा लाग जाएगी, लोग उन्हें खाबो पसंद करेगी, न करे को मतलब कई को ना वो सृजनशील बने। ठीक, हाँ, लचीलापन होना चाहिए। जो आप कार्य कर रहे हो उसमें वापस सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपने कार्य किया उसको आप खुद मानने के लिए तैयार ना हो कि जो मेरे हाथ से बन गया वो बन गया, अब मैं इसमें सुधार है नहीं कर सकता, अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। कुम्हार मटका बनाता है, कुम्हार क्या बनाता है, अरे मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है। अगर उसको बर्तन को उतारने से 5 सेकंड पहले भी अगर उसको ये पता चले कि इसमें थोड़ी सी क्या है, त्रुटि है, आपको पता वो वापस उसको मिटा देता है, बिगाड़ देता है, बने बनाए मिटकों को बिगाड़ देता है, वापस शुरू से बनाता है। इसका मतलब उसके अंदर कौन सा गुण है, लचीलेपन का गुण है, वो उसमें सुधार की क्या है, गुंजाइश है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। सर्वमान्य या बहुमान्य ऐसा नहीं है कि घर घर वालों ने मान लिया कि हाँ जी भाई था सब्जी बहुत मस्त बनाई है ना। अरे वो मजा तब है जब सब लोग उसको मानने के लिए तैयार हो, वो वस्तु क्या मानी जाती है, सृजनशील वस्तु मानी जाती है, और तब जाकर आप सृजनशील कहलाओगे। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि सृजनशीलता के लक्षण क्या होते हैं, सृजनशीलता के लक्षण क्या होते हैं। तो अपन चर्चा करते हैं सृजनशीलता के लक्षणों की। याद रखना, आपकी कक्षा में अगर बालक जिज्ञासु है, कैसा है, जिज्ञासु, तो बालक कैसा हो सकता है, सृजनशील हो सकता है। सृजनशील बालक हो सकता है, उसके अंदर कल्पना है, बार बार आपसे ऐसे प्रश्न पूछता है जो कल्पनाशीलता से संबंधित है, तो वह बालक क्या हो सकता है, बार बार ऐसी कल्पनाएं करता है, ऐसे प्रश्न पूछता है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं से संबंधित है, तो बताओ बालक सृजनशील हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो याद रखना, आप शिक्षक हैं तो आपका क्या फर्ज बनता है, समझना बात को। आप उससे ऐसे परीक्षण करवाए जो किससे संबंधित हो, चित्र पूर्ति परीक्षण। कहने का मतलब उसको अधूरा चित्र दो। कैसा चित्र दो, अधूरा चित्र दो, और उससे कहो कि इसको पूरा करके बताओ। ठीक, याद रखना ये किससे संबंधित है, सृजनशीलता से संबंधित है। वृत्त पूर्ति परीक्षण, वृत्त पूर्ति परीक्षण और वर्ग पूर्ति परीक्षण। आज के जो पजल बॉक्स आते हैं, जोड़ने वाले जो बॉक्स आते हैं, याद रखना वो सभी में अलग अलग तरह की गुण पाए जाते हैं, सभी व्यक्ति अलग अलग तरह से जोड़ते हैं उनको। किसका बोध कराते हैं, वो सृजनशीलता का बोध कराते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रतिभाशाली छात्र सृजनशील नहीं हो सकता। प्रत्येक प्रतिभाशाली छात्र सृजनशील है नहीं हो सकता, लेकिन एक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली हो सकता है। हरी बात समझ में? प्रश्न पूछा गया है, क्या सृजनशील बालक प्रतिभाशाली हो सकता है? हाँ। क्या सभी प्रतिभाशाली छात्र सृजनशील होते हैं? नहीं होते। सृजनशील बालक प्रतिभाशाली हो सकता है, लेकिन सभी प्रतिभाशाली सृजनशील हो ऐसा आवश्यक है नहीं है। और इनकी अगर बुद्धि लब्धि की बात करें तो इनकी बुद्धि लब्धि जो है 125 प्लस है, 125 प्लस इनकी बुद्धि लब्धि पाई जाती है, इनकी सृजनशील बालकों की। ठीक, हाँ। एक आप शिक्षक है, आप कौन सी विधि से इनको पढ़ाना पसंद करेंगे? 2 विधियां दी हुई होती है, एक तो है समस्या समाधान विधि और दूसरी है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। कौन सी विधि? मस्तिष्क उद्वेलन विधि। इंग्लिश में इसको कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि। अब तक 3-4 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि सृजनशील बालकों को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, यही मानी जाती है। कौन सी? मस्तिष्क उद्वेलन या ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि। और ये दूसरी विधि कौन सी है? समस्या समाधान विधि। और सृजनशील बच्चे, अगर आपने पहचान कर ली कि आपकी कक्षा में 10 सृजनशील बच्चे हैं, तो बताओ उनको कैसे प्रश्न पूछना पसंद करोगे? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछना पसंद करेंगे। कैसे उत्तर है? मुक्त उत्तर है। मुक्त उत्तर का मतलब है कि जिनका उत्तर घिसा पिटा ना हो, जिनका उत्तर है, जैसे आपसे कि ये पूछ लिया जाए कि मान लो राजस्थान की राजधानी क्या है, संख्या के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 3 भेद। अब आप सृजनशील है क्या? नहीं। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि दहेज प्रथा के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए, दहेज प्रथा, बाल विवाह, इनके बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए, सामाजिक कुरीतियां कौन कौन सी है अपने शब्दों में बताइए,
तो बताओ ये सृजनशीलता के लक्षण है या नहीं है? है। अब जो आप उत्तर दोगे सभी के उत्तर अलग अलग आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा उनके उत्तर कैसे है? अलग मुक्त अलग। है। अलग अलग कहने का मतलब आप यहाँ पर उत्तर देने के लिए स्वतंत्र है। याद रखना, जो स्वतंत्र छोड़ दिया जाए बच्चों को, वहीं पर क्या क्या कहलाएगी? सृजनशीलता। अरे कहने का मतलब एक अध्यापक कक्षा में आया, डांट डपट कर पूरी कक्षा को क्या करवा दिया? चुप करवा दिया। बताओ उस कक्षा में सृजनशील बालक जन्म ले सकता है क्या? नहीं लेगा। जब बच्चों को खुला छोड़ दिया जाए, फिर देखो आप उनके अंदर क्रिएटिविटी। अगर उनको ऐसे चित्र दे दिया जाए अधूरे हैं और आप एक कोने में बैठ जाओ भले, लेकिन फिर भी कक्षा कैसी हो जाएगी? क्रियाशील हो जाएगी। आपकी कक्षा कैसी हो जाएगी? क्रियाशील। याद रखना, जब आप खुद क्रियाशील होंगे तभी आपके छात्र क्या होंगे? क्रियाशील होंगे। ठीक है। हाँ, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है एम्बीडेक्टर्स। बोल के देखो एक बार, एम्बीडेक्टर्स। देखो इसका अर्थ क्या होता है? दोनों हाथों से एक साथ कार्य करना। दोनों हाथों से एक साथ कार्य करना। और ये सृजनशीलता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सृजनशीलता से। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे सृजनशील बालक होते हैं जिसमें कैसा गुण होता है? एम्बीडेक्टर्स का गुण होता है। ठीक। अगर आपने 3 इडियट पिक्चर देखी है, कौन सी फिल्म? 3 इडियट, है ना? तो उसमें जो वायरस होता है वीर सहस्त्र बुद्धि, है ना? तो राजू और फरहान के घर पर जो पत्र लिखता है ना उन घर वालों को, उनकी शिकायत के बारे में, दोनों हाथों से लिखता है। बोर्ड पर लिखता है तब कैसे लिखता है? दोनों हाथों से लिखता है। याद रखना, ये कैसा गुण है? एम्बीडेक्टर्स का गुण है। बात समझ में आ रही है क्या? एक और है, अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सृजनशीलता का प्रथम परीक्षण जो है वो किसने किया था? भारत में सृजनशीलता का प्रथम परीक्षण है किसने किया था? तो याद रखना, इंदौर विश्वविद्यालय, इंदौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वी.के. पासी ने 1973 में सृजनशीलता का प्रथम परीक्षण किया था भारत में। 1973 में वी.के. पासी ने, इंदौर विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे ये, इन्होंने सबसे पहले 1973 में सृजनशीलता का क्या किया था? परीक्षण किया था। बात समझ में आई? तो इस टॉपिक से मैं आपको प्रश्न नहीं बता रहा हूँ कि प्रश्न यहाँ से कौन कौन से आएंगे, लेकिन मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाकर ये बता रहा हूँ कि इस टॉपिक से प्रश्न हमारे से हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। आपके एक एक लाइन से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। बुद्धि जो टॉपिक है इसमें कौन कौन से टॉपिक शब्द है जो किससे संबंधित है? सृजनशीलता से। व्यक्तित्व जो साइकोलॉजी का टॉपिक है, इससे कौन कौन से शब्द संबंधित है? इससे सृजनशीलता से। ठीक। और अभिप्रेरणा से कौन कौन से संबंधित है? और आप सभी ने देखे होंगे कि विशेषताएं, गुण और शर्तों से हमेशा आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा और रोजाना की श्रृंखला में देखते रहिए। 30 तारीख से पहले अपन शिक्षण अभिरुचि के जितने भी टॉपिक है छोटे बड़े, उन सारे टॉपिकों की चर्चा करेंगे। और उसके पीछे उद्देश्य एक ही है कि आप 45 प्लस उसमें क्वेश्चन कर सकें। धन्यवाद।